हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब कभी हमने कभी क्या जब भी हम कनाडा आने के बारे में सोचते हैं तो इधर इट्स आफ्टर 12 और इट्स लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन, राइट। तो हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमें 12th के बाद कनाडा जाना चाहिए, जहाँ हमें अपनी बैचलर्स या जो भी डिग्री आप करना चाहते हो वो करने के बाद कनाडा जाना चाहिए। तो ये वीडियो आज कंप्लीटली उसी चीज़ के बारे में है। दोनों साइडों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप 12th करने के बाद आते हो उसके अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद आते हो उसके अपने फ़ायदे हैं और उसके अपने नुकसान हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आफ्टर 12th की, क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं या किसी भी कंट्री में होते हैं, जब हम 12th कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। कई बार तो आपके प्लान ऑलरेडी होते हैं कि मैंने ये करना है 12th के बाद। कई बार ये हमें समझ में नहीं आता कि यार क्या करें, बट कई बार इतना पता होता है कि मैंने कनाडा जाना है। ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप आफ्टर 12th आना चाहते हो तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। 12th के पहले नंबर पे हम फायदे की बात करेंगे, प्रॉस क्या है उसके आने के। 12th के बाद अगर आप आते हो तो नंबर एक पे पहले जो सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सबको पता ही है कि जब आप कनाडा आना चाहते हो इधर इट्स आफ्टर ग्रेजुएशन और इट्स आफ्टर 12th, और इफ यू वांट अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा के लिए, तो सबको पता है कि आइल्स करनी पड़ती है। नंबर वन जो चीज दिमाग में आती है वो होती है आइल्स। तो 12th के बाद आने का फायदा ये रहता है कि आपको आइल्स में कम स्कोर करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू अगर आप ग्रेजुएशन करके आते हो, उसमें बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ता है। लेट्स से अगर आपने 12th करी है तो आपको अब मेरे ख्याल से इन्होंने 6 ईच कर दिए हैं। पहले 5.5 होता था, तो ऑन ऑल लाइक ऑल ओवर 6 होता था, अब 6.5 कर दिया है। पहले ये ग्रेजुएशन के लिए होता था। तो ऐसे ही मतलब अगर आपको ग्रेजुएशन करिए तो आपको और भी ज्यादा बैंड चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से 7 चाहिए होंगे। तो कई बार कईयों को तो कोई दिक्कत नहीं होती इंग्लिश में, कईयों के लिए ये प्रॉब्लम होती है, तो उनको बैंड स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उनके लिए आफ्टर 12th अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते तो आफ्टर 12th इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और नंबर दो पे अगर हम कोर्सेज की बात करें, अगर आप आफ्टर 12th आ रहे हो तो आपके पास बहुत ज्यादा कोर्सेज की ऑप्शंस होती हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद आते हो तो आपके पास जो वही ऑप्शंस होती है बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। और एक और चीज, वो इसलिए लिमिटेड हो जाती है क्योंकि आपको जो वीजा मिलता है वो आपकी स्टडीज के रिलेटेड जो मतलब जैसे लेट्स से आपने 12th में मेडिकल करा है तो आपका कोर्स यहाँ पे जब आप डिप्लोमा देख रहे हो या डिग्री देख रहे हो, कोई भी कोर्स देख रहे हो, वो आपका कोर्स आपके 12th की स्टडी के रिलेटेड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेडिकल किया है तो कोर्स आप आईटी का ले रहे हो, ऐसे में वीजा नहीं देते हैं, वो वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से जब आप ग्रेजुएशन करके आते हो तो मोस्टली आपके पास बहुत कम ऑप्शंस बच जाती हैं चूज करने के लिए, कोर्स के लिए, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कोर्स भी रिलेटेड टू स्टडीज लेना पड़ेगा जो आपने ग्रेजुएशन करी है। तो उस वजह से आपके पास कम जो है ऑप्शंस बचती हैं। तो ये नंबर दो हो गया। नंबर तीन जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि लेट्स से जब, क्योंकि जब आप 12th के बाद आते हो तो ऑब्वियसली आप जब 12th अपनी खत्म करते हो तो आप 18 साल के आसपास होते हो। कई लोग 18 के होके कंप्लीट करते हैं, कई लोग 18 के बाद में होते हैं, 12th करने के बाद, जैसे मैं हुई थी। तो आप जब 12th करते हो तो उसके बाद जब आप कनाडा आते हो तो आपके पास ना 8-10 साल की विंडो होती है टू गेट सेटल्ड इन कनाडा। आपके पास कोई रश नहीं होता। मेन तो एक घर वालों का शादी का जो पुश बैक रहता है वो नहीं होता है कि शादी कर लो, इतनी उम्र होगी, 26-27 साल के हो गए, तो उस केस में भी आपके पास जो है 6-7 साल जो है बच जाते हैं आपके। तो लेट्स से अगर आप 18 के आ रहे हो तो 5 साल में 110% मैंने खुद ली है। मतलब 5 साल क्या, मेरी तो 3.5 साल में मैं पीआर हो चुकी थी। और आपके जब आप कनाडा आते हो तो दो मतलब 8-10 साल की आपके पास विंडो होती है। आप उस विंडो में पीआर ले लेते हो, सिटीजन हो जाते हो और घर वर ले लेते हो। अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस का प्लान रहता है तो बिजनेस भी ले सकते हो। तो वो चीजें आपको थोड़ा एडवांस कर देती है अगर आप 12th के बाद आते हो। बट अगेन आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, हर कोई नहीं अचीव कर पाता। कनाडा आना इज नॉट मतलब कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वो हमेशा ही आप कितनी मेहनत करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग अभी भी जिन 12-12 15-15 साल भी हो चुके हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि वो ऐसा नहीं होता है कि कनाडा ने करना है, करना तो आपने ही है सब कुछ, राइट। तो इट्स जस्ट कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी हो जाती है, आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। जब तक बाय द एंड आप 25 ईयर्स के क्रॉस करते हो तो भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ होता है अगर आपने मेहनत करी है तो।
तो वही वही उस दूसरी साइड में अगर हम बात करें कि अगर ग्रेजुएशन करके आते हो तो थोड़ा लेट सेट होते हो, क्योंकि ऑलरेडी बाय द टाइम आप ग्रेजुएशन अपनी इंडिया में खत्म करते हो 22-23 साल के, तो आप वहीं पे हो जाते हो, ठीक है। कनाडा आते आते आप 23-24 साल के हो जाते हो, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है काम, बट कोई नुकसान नहीं है उसमें भी, ठीक है। और अब हमने बात करी कि क्या फायदे हैं 12th के बाद कनाडा आने के। अब बात करते हैं कि नुकसान क्या है 12th के बाद कनाडा आने के। तो पहला नुकसान जो सारे बोलते रहते हैं कि मैंने बहुत सारी वीडियोज में भी सुना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, सारे बोलते रहते हैं कि आप जब 12th के बाद आते हो तो आपकी पीआर लेट हो जाती है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे नहीं लगता ये कोई नुकसान है। थोड़ा हाँ नुकसान होता है, क्योंकि आपको जो है जो ग्रेजुएशन के पॉइंट्स मिलने होते हैं वो पॉइंट्स नहीं मिलते इन लाइक आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री है उसकी तरफ आपको जो पॉइंट्स है वो नहीं मिलते। बट जिनको मिलते हैं वो भी क्या कर लेते हैं भाई, उनको भी पीआर लेके ही, जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वो भी पीएनपी लेके ही पीआर हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़े बहुत पॉइंट कम होते हैं। अब पिछले 2 साल पहले की अगर बात करें तो 75 का ड्रॉ निकला था, 1 साल पहले शायद था, पता नहीं 2 साल पहले, मुझे याद नहीं। अब 1 साल पहले एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ निकला था जो ओनली 75 पॉइंट्स का निकला था, जो आजकल जो है 500 से ऊपर जा रखा है। तो भाई उस 75 में तो जिन लोगों ने कनाडा के बाहर से भी अप्लाई किया होता तो उनको भी क्या, फिर उसमें उन्होंने क्या ही मतलब 12th थी उनकी या फिर क्या ही ग्रेजुएशन का फायदा था उसमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कब किस्मत भी होती है। और बाकी आपकी पीएनपी आपको 600 पॉइंट्स दे देती है, तो आपकी ग्रेजुएशन के 50 पॉइंट उसमें कोई मैटर नहीं करते फिर। नो डाउट अगर आपको पीएनपी के बिना अगर पीआर मिल जाए आपकी ग्रेजुएशन की वजह से, जिसकी वजह से आपको थोड़े बहुत पॉइंट मिल जाते हैं, मेरे ख्याल से आपको 30-40 इतने पॉइंट होते हैं एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से अगर आपकी पीआर हो जाए तब आपको ग्रेजुएशन का फायदा है। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आपने 12th करके आ रहे हो तो ये पीआर के पॉइंट आपको ग्रेजुएशन वाले नहीं मिलते, तो इसमें आपका नुकसान है। कोई नुकसान नहीं है। मेरी खुद पीआर 3.5 साल में मैं पीआर हो गई थी, मैंने भी 12th करके मैं कनाडा आई थी। हाँ, तो एक चीज जो मुझे लगती है कि थोड़ा सा हम 12th वाले लैक करते हैं इस चीज में कनाडा आके, जो कि इमेच्योरिटी, क्योंकि हम जो है जब 12th करते हैं तो हम फैमिली के मतलब साथ रहना वो हो रखे होते हैं, यूज हो रखे होते हैं, फैमिली की शतोशाया कह लो, उसमें ही हम बड़े होते हैं, तो इतना ज्यादा दुनियादारी का हमें पता नहीं रहता है। तो जब हम कनाडा आते हैं तो हमारे लिए ऐसे हो जाता है कि भाई कहाँ आ गए, राइट। तो घर से इंडिया में कहीं बाहर नहीं गए होते और सीधा कनाडा आ जाना तो बहुत बड़ी वो क्या कह देते हैं, वो बड़ा स्टेप हो जाता है, बहुत बड़ा। तो वो थोड़ा सा कई लोगों को धक्का लगता है उस चीज का, कई बार वो संभल नहीं पाते, गलत चीजों में बह जाते हैं, क्योंकि बोलने वाला कहने वाला कोई नहीं होता यहाँ पे, इमेच्योरिटी कम होती है। बट अगर वो आपने अपना, वो आपका गोल्डन पीरियड होता है, अगर वो आपने संभाल लिया तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे कनाडा में। अगर वो उसमें आप थोड़ा सा बहक गए, इधर उधर लोगों की गलत संगत में पड़ गए या गलत चीजों में आ गए, वैसे वो तो इंडिया में भी है, बट यहाँ पे इंडिया में फिर भी हमें डर रहता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, रिश्तेदार वगैरह होते हैं, हमें डर रहता है कि कोई देखना ले। यहाँ पे वो चीज नहीं होती, आप अकेले होते हो, तो थोड़ी सी इमेच्योरिटी जब होती है तो जब किसी का डर नहीं होता तो बंदा उस टाइम पे गलत चीजें कई बार कर लेता है। बट अगर उस टाइम को आप संभाल लेते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, तो ये भी नुकसान में मैं नहीं गिनूंगी इसको भी। तो बेसिकली कर करा के सारे फायदे ही हैं 12th के बाद आने के। थोड़े मोटे जो मैंने 1-2 नुकसान आपको बताए हैं उसको आप रिकवर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी चीज का हल नहीं होता, हर चीज का हल होता है। तो उसको आपको देखना है कि आपने कैसे उसको फेस करना है। इमेच्योरिटी है तो थोड़ा अपने घर वालों को इन्वॉल्व करते रहो चीजों में, जब आते हो तो थोड़ा फ्रेंड्स अच्छे बनाओ। अगर आपको कोई लगता है कि कोई गलत संगत में आपको लेके जा रहा है, जो गलत चीजें बता रहा है, उससे थोड़ा दूर रहो। तो हमने जो है आफ्टर 12th के फायदे और नुकसान की बात कर ली। अब हम बात करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन आने के फायदे या नुकसान क्या है। वो भी वैसे तो हमने बीच में थोड़ा बहुत कवर कर लिया है, बट अब लैबोरेट करते हैं थोड़ा सा कि अगर ग्रेजुएशन करके आते हो उसके क्या फायदे हैं। नंबर 1 फायदा जो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है पीआर के पॉइंट मिल जाते हैं ग्रेजुएशन करके जब आते हैं, तो थोड़ी सी पीआर 12th वालों के कंपेरेटिवली आपकी तो पीआर थोड़ी सी ईजी हो जाती है। शायद ओंटारियो में भी हो जाए, बट ओंटारियो में भी अब पीएनपी प्रोग्राम जो मैंने कल वीडियो शेयर करी थी उसके अंडर हर कोई पीआर भी ले सकता है। पहले पीएनपी, ओंटारियो की पीएनपी का एक ही चक्कर रहता है कि ओंटारियो की पीएनपी हमेशा खुली नहीं रहती है, थोड़े टाइम के बाद वो बंद कर देते हैं, क्योंकि ओंटारियो में पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। उनको पीएनपी दे के लोगों को पीआर कराने की, उनको लोगों को यहाँ पे रखने की इतनी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ उसी टाइम पे पीएनपी खोलते हैं ओंटारियो में जब उनको स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है, जब उनको लगता है कि एम्प्लॉयर्स को काम की जरूरत है ओंटारियो में, तब वो थोड़े टाइम के लिए पीएनपी खोलते हैं। इसीलिए
अभी जो पीएनपी खुली हुई है, अभी कल भी एक पीएनपी का ड्रॉ आया है ओंटारियो में, जो कि 84 पॉइंट्स का ड्रॉ था, ओनली पीएनपी का ड्रॉ, नॉट एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ। तो बहुत अच्छा मतलब ड्रॉ निकला है। लास्ट वाला भी निकला, वो भी इससे थोड़ा सा कम था। मतलब 2023 के अभी सिर्फ 2 जो ड्रॉ हैं पीएनपी के ओंटारियो के आए हैं। तो ओंटारियो में भी पीएनपी मिल जाती है कई कबार, तो और ये भी होता है। तो और ग्रेजुएशन के पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं अगर आप ग्रेजुएशन करके आते हैं, तो पीआर थोड़ी सी ईजी हो जाती है एज कंपेरेटिवली 12th पीपल। और एक जो बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि अगर आप ग्रेजुएशन इंडिया से करके आते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे जो है बच जाते हैं। लेट्स से अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ पे करनी है तो ग्रेजुएशन के आपको जो है बहुत ज्यादा फीस लगती है, क्योंकि ग्रेजुएशन आपको यूनिवर्सिटी से करनी पड़ेगी। कॉलेज से भी कर सकते हो, यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, बट वही है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस आपको पता ही है। डिप्लोमे की ही फीस आजकल $9,000 है पर सेमेस्टर, मतलब $18,000 जो है एक साल की फीस होती है। वहीं अगर हम यूनिवर्सिटी की जो डिग्री की बात करें तो वही फीस 9,000 से हो जाती है $11,000-12,000, $12,000 पर सेमेस्टर, तो $24,000 पर ईयर की फीस हो जाती है, और वो 4 साल के लिए आपको पे करनी पड़ती है। वही अगर आप इंडिया में करो डिग्री तो इंडिया में आपको उसका फायदा रहता है, क्योंकि लेट्स से अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर हम नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग में क्या होता है कि अगर आपने इंडिया में बीएससी नर्सिंग करी है तो यहाँ पे कुछ ऐसे, मतलब ये स्पेसिफिकली मैं नर्सिंग की एग्जांपल दे रही हूँ, बट ऐसे और भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जिसकी यहाँ पे कनाडा में वैल्यू होती है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे आते हो आफ्टर वो कोर्स करके जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको उसका सिर्फ लाइसेंस लेना पड़ता है, आपकी वो डिग्री इंडिया वाली चल जाती है। वही डिग्री अगर आप कनाडा में आके करोगे तो आपके बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। अगर वही सिमिलर डिग्री आप इंडिया में कर लेते हो तो आपके बहुत सारे पैसे जो है बच जाते हैं, और आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है घर वालों के साथ रहने के लिए, और मैच्योरिटी भी आ जाती है जब तक आप अपनी कंट्री में, अपनी होम कंट्री में अपना कॉलेज अटेंड करते हो, तो थोड़ी चीजें और पता चलती है। तो कनाडा आके सेटल होना भी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन करके आते हो तो बहुत सारी चीजों का आपको पहले से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो ये एक बात थी उसके फायदे के रिलेटेड जो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं। अगर नर्सिंग की हम एग्जांपल दे रहे थे, अगर आप नर्सिंग करके बीएससी नर्सिंग करके कनाडा आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, खुद मेरी फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने इंडिया से बीएससी नर्सिंग करके आए थे और अब यहाँ पे आके उन्होंने नर्सिंग का लाइसेंस ले लिया। और नर्सिंग की सैलरी तो मैं क्या ही बताऊं, नर्सिंग की सैलरी तो आपको $40 पर आवर के अराउंड मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी है नर्सिंग की। तो ये चीजें, ये फायदा हो जाता है आपको सिर्फ लाइसेंस लेना पड़ता है एग्जाम देके, और आपका जो डिग्री है वो इंडिया वाली ही चल जाती है नर्सिंग की। और ये तो हम बैचलर्स की बात कर रहे थे, ग्रेजुएशन मास्टर्स को भी बोलते हैं, राइट। अगर आपने मास्टर्स करी हुई है इंडिया से तो मैं तो आपको ये बोलूंगी कि आपको फिर स्टडी करके आने का कोई फायदा नहीं है। कनाडा में स्टडी करके मत आओ। अगर आपने इंडिया में मास्टर्स भी कर ली है तो फिर मैं ये प्रेफर करूंगी आपको कि आप इंडिया में ही कोई अच्छी सी जॉब देख के जॉब करो, प्रॉपर जॉब जिसमें आपकी प्रॉपर पे चेक आ रहा हो, सब कुछ प्रॉपर लीगली पेपर वर्क में हो। आप वहां पे एक्सपीरियंस लेके डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री में ही अप्लाई करो, और नहीं तो आप किसी प्रोविंस की पीएनपी अप्लाई कर सकते हो, तो वो इजी हो जाता है आपके लिए। फिर आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं, और जो आपको यहाँ पे एज ए स्टूडेंट लाइफ में जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, चाहे वो बैचलर्स के बाद करनी पड़ती है, चाहे वो मास्टर्स के बाद कर रहे हो, चाहे वो 12th के बाद कर रहे हो, स्ट्रगल इज गोइंग टू बी द सेम। आपका एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बट स्ट्रगल तो वही रहेगी, राइट। आपको अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, आपको कुकिंग भी खुद करनी पड़ती है, काम पे भी जाना पड़ता है, स्टडी भी करनी पड़ती है, असाइनमेंट्स भी करनी पड़ती है। कोई यहाँ पे नहीं होता आपकी हेल्प करने के लिए। लॉन्ड्री, झाड़ू पोछा, सब घर के काम भी खुद करने पड़ते हैं। भाई ये नहीं है कि अगर आप बेसमेंट में रह रहे हो तो आपको काम नहीं करना पड़ता, सब करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स होते हैं, हफ्ते में एक बार जरूर चक्कर मारते हैं बेसमेंट्स में जाके। अगर कोई गंदगी उनको दिखती है तो वो निकाल भी देते हैं, तो इसलिए बेसमेंट्स की भी सफाई रखनी पड़ती है आपको अगर आप रेंट पे रह रहे हो कहीं पे। तो ये सारी चीजें आपकी जो है सेव हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ नहीं, मतलब स्टूडेंट वीजा पे नहीं आ रहे आफ्टर मास्टर्स, तो आपके ये पैसे भी सेव होते हैं, ये जो आपकी स्ट्रगल है वो भी बच जाती है। और पैसे तो जो बचते हैं वो बचते ही हैं, बाकी जो बाल सफेद होते हैं, मेरे भी हो रखे हैं, मैं कलर करती हूँ, अभी दिखते नहीं है, अभी मेरी कुछ भी एज नहीं है, मेरे बाल सच में सफेद हो चुके हैं। और जो आपके बाल सफेद होते हैं वो भी बच जाते हैं अगर आप अपनी स्टडी जो है इंडिया में ही करके आते हो, क्योंकि कम टेंशन होती है। मम्मी खाना दे रही है, मम्मी सब कुछ कर रही है, मम्मी झाड़ू पोछा भी कर रही है, और आपको सिर्फ पढ़ना ही होता है। ठीक है, पापा पॉकेट मनी देते हैं, यहाँ पे भाई पॉकेट मनी खुद कमानी पड़ती है, काम घर के खुद करने पड़ते हैं, पढ़ना खुद पड़ता है। तो अगर तो आप उन चीजों के लिए रेडी हो तो फिर डेफिनेटली आपको आना ही चाहिए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप सोचते हो कि नहीं यार, मुझसे नहीं होगा इतना कुछ, तो फिर आपको इंडिया में ही रहना चाहिए। अगर आप पीआर
पीआर लेके आओ तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपने मास्टर्स करी है, अच्छी स्टडीज करी है, उसको उसको यूज करो, उसको आप वेस्ट मत जाने दो, उसको आप ना किसी काम में लेके आओ, अपनी पीआर के लिए डायरेक्ट अप्लाई करो, तब आपके लिए फायदा है। और एक और चीज बहुत, ये हम सब में ही है, जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मेरे खुद के साथ ये हुआ है कि जब आप आफ्टर ग्रेजुएशन आते हो ना, तो आप आके देखते हो कई बार आपके क्लासमेट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी पीआर हो चुके होते हैं, सिटीजन हो चुके होते हैं, और आप अभी तक स्टडी करोगे आके, फिर स्टडी करने के बाद आप अपना जो है वर्क परमिट लोगे, पीआर अप्लाई करोगे, जो कि मोटा मोटा 5 साल का प्रोसेस है, 3-4 साल का प्रोसेस होता ही है वो। उसके बाद आपकी एज भी हो रही होती है, घर वालों का प्रेशर भी रहता है, शादी करनी है, फैमिली सेट करनी है, जो भी है, और घर वर लेना है, तो आपके सिर पे ना बहुत तलवार लटक रही होती है कि मेरे पास टाइम कम है। मतलब कि अब जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेरे साथ मतलब जिन्होंने 12th करी थी, मैं जैसे 12th के बाद आ गई थी, वो वहां पे कई लोग ग्रेजुएशन करने लगे थे। अब मैं भगवान की कृपा से मेरी सिटीजनशिप हो चुकी है, तो वो लोग अभी भी स्टडी कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि वो मुझे फोन करके बोलता है कि यार नेहा, हमने ना गलती कर ली, हमें शायद पहले आ जाना चाहिए था। हर किसी का सिनेरियो अगेन अलग होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर कोई ऐसे रिग्रेट करता है, बट मोस्ट ऑफ द लोग यही सोचते हैं कि यार इससे अच्छा तो अगर हमें कनाडा ही जाना था तो हम पहले ही चले जाते, राइट। अब वो लोग ऐसे रिग्रेट करते हैं क्योंकि अभी तक उनके पास सिर्फ वर्क परमिट आए हैं, अभी पीआर लेनी है, अभी शादी करनी है, अभी मतलब बहुत सारी चीजें जो है सिर पे पड़ी हुई है, और 26-27 साल की एज हो चुकी है। और जब तक आप सब कुछ सेट करते हो, घर वर लेते हो, सब कुछ सेट होता है, बाय द टाइम आप 30+ हो जाते हो, तो बंदे को लगता है यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जिनको तो कोई, वैसे तो एज इज जस्ट अ नंबर, हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली वैसे ही बात कर रहे हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, ऐसा कोई मतलब थोपा नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर कि भाई इतनी एज से पहले ही आपने ये सब कुछ करना है। तो इट्स जस्ट कि आप अगर कर लेते हो तो बंदे को ना थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलती है, यार अच्छा हो गया ये, अभी मेरी एज इतनी है तो ये चलो हो गया, मैंने कर लिया, मैंने मेहनत कर ली, ये हो गया। तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। अगर तो थोड़े से लेट हो जाते हो तो बंदे के ऊपर फैमिली का प्रेशर भी बढ़ जाता है, शादी वादी वो सारी चीजें। आप जब ना एक एज में आते हो, 26-27 साल की एज में आते हो, तब ये चीजें हमारे समझ में आती है। पहले हमें कुछ ये पता नहीं चलता, हम बस चिल करते हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर जाते हैं। बाद में थोड़ा जब सिर में पड़ती है, जिम्मेवारी वगैरह पड़ती है ना, तो तब बंदे के दिमाग में आता है यार हाँ यार थोड़ा सा लेट हो गया। तो उस चीज में बंदा थोड़ा ये सोचता है, अगर आप ग्रेजुएशन करके आते हो, स्पेशली तब जब आपके जो क्लासमेट्स थे, जो आपके रिलेटेड दोस्त थे, जहाँ आपके कुछ रिलेटिव्स थे, तब आप ज्यादा फील करते हो इस चीज में। बट फील करने की जरूरत नहीं है, जो भी टाइम पे आप आए हो बस अपनी मेहनत करो, सब कुछ सेट हो जाता है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट सब कुछ हो जाता है। तो ये तो थी जो है ग्रेजुएशन के बेनिफिट्स, ठीक है। अब हम उनके ग्रेजुएशन के बाद आने के जो नुकसान है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नुकसान तो वैसे मैं सच बताऊं, ऐसा कोई किसी ने आज तक ना तो कोई बता पाया है कि क्या कब आना चाहिए कनाडा, क्या सही एज है, क्या सही टाइम है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके ऊपर है, आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या लगता है ये सारी चीजें सुनने के, जानने के बाद कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब नुकसानों की थोड़ी सी बात कर लें। अगर ग्रेजुएशन के बाद जो आते हैं उनके नुकसान क्या होते हैं। एक तो जैसे हमने बात करी, 12th के बाद आइल्स के बैंड कम चाहिए होती है, इसमें आपको आइल्स के बैंड बहुत चाहिए होते हैं, 7 होते हैं। बहुत बड़ी भी बात नहीं है वैसे तो, कई बार आपको जब पीआर लेनी होती है तब भी आपको 7 स्कोर करना ही पड़ता है। जिन्होंने आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आजकल तो जिन्होंने पंजाब बोर्ड भी करी है वो भी कर ही लेते हैं स्कोर, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। बट कई लोगों के लिए आपको अगर लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तब उस केस में थोड़ा सा आपको जो है सोच लेना चाहिए कि क्या मैं ग्रेजुएशन के बाद इतने बैंड ले पाऊंगा या ले पाऊंगी। तो उस मतलब चीज के अकॉर्डिंगली आपको सोच के करना पड़ता है, ठीक है। तो एक दूसरा डीमेरिट पॉइंट जो है इसका, कि आपके जो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो कोर्सेज होते हैं उसके ऑप्शंस आपके पास बहुत कम रह जाती है, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो आपकी स्टडी के बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए। आपने जो इंडिया में ग्रेजुएशन करी है उसके रिलेटेड ही कोर्स लेना पड़ता है। कई बार आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती, तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस में आपको चूज करना पड़ता है, फिर कुछ भी जो मिले वो चूज करना पड़ता है। तो नंबर 3 पे अगर हम बात करें, तो नंबर 3 पे आती है एसओपी। जब हम स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं तो एसओपी लगानी पड़ती है, मतलब एक्सप्लेनेशन लेटर जो होती है। तो एसओपी में क्या होता है कि एसओपी में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें इसमें डालनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशन करी है, अब आप कनाडा में स्टडी क्यों करना चाहते हो, मतलब आपने फिर यहाँ पे क्यों करी, और आपका कोर्स अगर थोड़ा सा भी रिलेटेड ना हो आपकी ग्रेजुएशन के साथ, जो आप कनाडा में कोर्स ले लो, तब आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं। वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत इन डेप्थ जाके वो चेक करते हैं, जो कि स्टूडेंट वीजा में थोड़ा सा ईजी रहता है।
तो यही था मेरे ख्याल से, हमने दोनों तरफ की जो है पहलू जो है वो शेयर करे इस वीडियो में। तो मुझे जो लगता है कि देयर इज नो सच थिंग कि ये गलत है, ये सही नहीं है, मतलब ये सही है, ये करना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए, या 12th के बाद आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल आपके माइंड की गेम है कि आप क्या सोच रहे हो। अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करो, खुद बैठो, 15-20 मिनट अपने आप पे लगाओ, अपने आप सोचो कि आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना चाहिए। कल को आप किसी को नहीं बोल सकते कि मुझे इसने पुश किया था या मुझे इसने पुश किया था। खुद का दिमाग लगाओ कि आपको क्या करना है। मैं एक सिंपल नटशेल में आपको चीज बता देती हूँ। अगर लेट्स से आपने 12th करी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने कंफ्यूज हो कि मैं यार क्या करूं, बट ये पता है कि मैंने कनाडा जाना है, तो मैं तो ये बोलूंगी कि फिर आप ज्यादा सोचो मत, अपना 12th करने के बाद कनाडा आ जाओ। बहुत सारी ऑप्शंस है वीज आपकी, बट आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है जो हमारे टाइम पे हमें किसी ने नहीं बताया। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है कि कोर्स ऐसा चूज करो कि आपके वो कोर्स काम आए। का मतलब स्किल बेस्ड कोर्स चूज करो जिसकी कनाडा में जरूरत है, ताकि आपको कल को जॉब भी मिल सके उस कोर्स के अंडर। और दूसरा, आपको जो कल पीआर की जो ऑप्शंस है वो आपके लिए ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास स्किल लेवल की जॉब होती है, ठीक है। और दूसरा, मैं ये ओंटारियो में मत वो करो कि ओंटारियो ही जाना है, ओंटारियो ही जाना है, क्योंकि ओंटारियो में पीएनपी लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप 12th के बाद आना चाहते हो कनाडा, तो आपको ओंटारियो छोड़ के कोई और प्रोविंस जहां पे इजीली पीआर हो जाती है, जैसे कि अल्बर्टा है। क्योंकि जब आपने कनाडा आना है तो आपके लिए तो कनाडा सारा ही न्यू है, राइट। क्या आपके लिए ओंटारियो और क्या ही आपके लिए अल्बर्टा। जब आप एक जगह पे आप आके सेट हो जाते हो, अपने 2-3 साल दे देते हो उस जगह को, लेट्स से ओंटारियो में आ जाते हो, तो मेरा तो सच में ऐसी थिंकिंग थी नहीं कि मैंने ओंटारियो में ही रहना है। बट आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चों की, कईयों की थिंकिंग यही रहती है कि नहीं यार, हमने मूव नहीं होना ओंटारियो से, हमने यहीं रहना है। मतलब अपनी कंफर्ट जोन में वो इतना ज्यादा सेट हो चुके हैं कि वो अब पीआर लेने के लिए भी बाहर नहीं जाना चाहते, जबकि उनको पता है कि ओंटारियो में मुश्किल है पीआर होना, फिर भी वो यहीं पे रह के पीआर लेना चाहते हैं। तो उस सिनेरियो में आपको पहले ही ऐसी प्रोविंस चूज करनी चाहिए जहां पे आपको पता है कि पीआर के रूल इजी रहते हैं, वहां पे आपकी पीआर इजीली हो जाएगी, जहां पीएनपी के थ्रू तो डेफिनेटली हो ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसी प्रोविंसेस में आपको जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ग्रेजुएशन करके आना चाहते हो तो ग्रेजुएशन करके भी आ सकते हो, उसके तो आपके अलग चीजें हैं। उसमें भी मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि कोर्स ऐसा चूज करो ग्रेजुएशन के बाद भी कि आपको जो है मुश्किल ना हो। आपकी स्किल मतलब एक तो रिलेटेड कोर्स तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, बट वो ऐसा रिलेटेड कोर्स होना चाहिए कि आपका वो कोर्स जो है वो ट्रेंड में चल रहा हो, वो पोजीशन जो है कनाडा में ट्रेंड में चल रही हो। और प्रोविंस अगेन वही चूज करो जहां पे आपको पता है कि पीआर इजीली हो जाती है, जो कि ओंटारियो इज नॉट एन ऑप्शन। ग्रेजुएशन वालों के लिए शायद ओंटारियो ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि उनको ग्रेजुएशन के पॉइंट मिल जाते हैं, बट 12th वालों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए ओंटारियो इज नॉट एन गुड ऑप्शन। अगर आप 12th करने के बाद आ रहे हो, अगर आप पीआर के बाद, अगर तो आपको लगता है कि पीआर के लिए आप बाद में मूव हो सकते हो, आपको लिए ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, हम नई जगह चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले हमने ओंटारियो आना है, देन इट्स ऑल अप टू यू अगेन। और एक बात मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगी, किसी के ऊपर डिपेंड होकर कनाडा आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। आपको सिर्फ हर कोई गाइड कर सकता है, बता सकता है चीजें, बट आपको उंगली पकड़ के चलना कोई नहीं सिखा सकता यहाँ पे, क्योंकि हर किसी की लाइफ इतनी बिजी रहती है यहाँ पे। तो आपको सिर्फ इतनी चीज का ध्यान रखना है कि अपनी चीजों पे फोकस करो कि आपको क्या करना है। कोर्स आप अपना चूज करो, मतलब अच्छे से रिसर्च करके। जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। जहां पे 1 महीना लगना है वहां पे 2 महीने लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी पूरी लाइफ का सवाल होता है ये, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। आई थिंक आई ट्राई टू कवर प्रीटी मच एवरीथिंग इन दिस वीडियो रिलेटेड टू फायदे और नुकसान आफ्टर 12th आने के या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन आने के। तो विद दैट ऑल हम कवर अप करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आप बहुत ज्यादा प्यार देते हो हमारी वीडियोस को, ऐसे ही अपना प्यार हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।